एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो पहला आपका चैप्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या आना चाहिए आपको? इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती है, कंजर्वेशन, कूलम्स लॉ क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कंटिन्यूअस चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होता है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजिशन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, इनसाइड आउटसाइड, फॉर द चार्ज थिन स्फेरिकल शेल क्या होता है। तो इसके आपको रिजल्ट्स ऑलरेडी पता होने चाहिए। आपको 12th बोर्ड्स के लिए ऑलरेडी सजेस्ट किया था कि एक फॉर्मूला शीट रेडी करो एंड ऑल्सो विद द टॉपिक एंड उसका फॉर्मूला, राइट। तो वो आपको सब कर रखा होगा आपने। अगर आपने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ कर लो। सीयूईटी का पेपर इज़ अ बिट डिफिकल्ट, कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं उसमें, सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। तो ये आपका जो पहला वाला पार्ट है दैट इज ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हो आप, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में, फ्री चार्जेस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आप कैसे निकालते हो, एंड डाइलेक्ट्रिक जब ऐड करते हैं उसमें तो फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये तो आपका बेसिकली पूरा यू कैन से सिलेबस हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओवर हियर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करती हूँ तो कूलम्स लॉ की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला एंड अगेन द कंडीशन, थीटा 0 होता है, 90 होता है, 180 होता है, तो क्या चेंजेस होते हैं एंड ओरिएंटेशन उसका कैसे होता है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन में गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है, कोई भी लेक्चर्स देख लो, वहाँ से नोट्स बनाओ एंड स्टडी करो उसे। नोट्स में यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको ऐसा जहाँ पे थ्योरी नहीं लिखनी है। सो मेक श्योर आप छोटे और क्रिस्प नोट्स अपने बना रहे हो सो दैट वो वन लाइनर नोट्स हैं एंड क्विक रिविजन में आपके काम आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे MCQs आ रहे हैं। आपको कोई भी यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में आंसर नहीं देना है। नाउ इफ यू वंडरिंग कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम ओसवाल पब्लिकेशन। सो हियर आर द बुक्स गिवन टू यू। यहाँ पे आपको ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स गिवन है एंड द प्राइस इज लिस्टेड ओवर हियर। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स की अगर आपको बुक लेनी है सो यू कैन बाय दिस क्वेश्चन बैंक ओवर हियर। यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे, 2023 में कितने आए थे, 2024 में कितने आए थे। सो ये आपको चार्ट के फॉर्म में भी यहाँ पे गिवन है, विच गिव्स यू एन आइडिया अबाउट किस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने चैप्टर्स को। सो यहाँ पे आप यूजुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करोगे, बट उसके अलावा आप देख सकते हो वेटेज से ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो है, उसके अलावा क्या आ रहा है, मैग्नेटिज्म। तो ये आप चैप्टर करोगे तो इस तरीके से अपना रोड मैप सेट कर सकती हो यूजिंग दिस बुक ओवर हियर। एंड इसमें ऑलरेडी सोल्यूशन वगैरह सब गिवन है। सो यू कैन से यहाँ पे सॉल्व पेपर गिवन 2024 का। सो अगर आप कहीं भी नेट में चेक करोगे 2024 का पेपर खुद सॉल्व कर रहे हो और उसके बाद आप देखना चाहते हो कि सोल्यूशन क्या है एग्जैक्टली, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन इज गिवन टू यू। यहाँ पे पेपर का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन। सो हियर यू सी यहाँ पे क्या कर रखा है, उसे रफ में आपको जो जो शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं वो सारे ही लिख रखे हैं यहाँ पे, एंड देन MCQs आपको पूछे गए हैं एंड ऑल्सो आंसर्ड विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ओवर हियर, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आप ऑलरेडी अपने 12 बोर्ड्स के लिए पढ़ चुके हो, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। एक बार रिविजन करना जरूरी है, बट हाँ उससे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। oswal.io एक प्लेटफॉर्म है विच यू कैन यूज टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ओवर हियर। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप oswal.io में जाओगे और टॉपिक वहाँ पे डालोगे एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन डू, एंड जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 2 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे इन डिटेल में देख लेना, बहुत बार इसी से ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज इज अ चेंज अ बिट, बाकी क्वेश्चन सेम चीज़ें पूछता है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज एडेड पार्शियली। ओके, दो चीज़ें होती है, एक तो आप फुल्ली ऐड कर लेते हो, एक होता है पार्शियली आप ऐड करते हो, दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं, तो मेक श्योर यू नो द डिफरेंस बिटवीन टू। उसके अलावा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सो दैट आप अपनी जो अरेंजमेंट है स्टडीज़ का, जो रूटीन है उस हिसाब से चेंज कर सको। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, सेकंड क्वेश्चन इज ओवर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन बताओ। तो आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से रीड करो।
जो भी करेक्ट आंसर है उसे मार्क कर दो एंड आपका आंसर आ गया। बट जो सेकंड क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू आंसर, क्योंकि इसमें आपको सारे ही स्टेटमेंट रीड करना है। इसमें एज सच एक करेक्ट आंसर नहीं है। यू सी ओवर हियर ए बी सी डी ई, आपको यहाँ पे ई तक ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद आपको इन पांचों स्टेटमेंट्स में से रीड करके देखना है कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है या आपको अब लग रहा है कि तुक्के से आप कर पाओगे, तो ये बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। एंड यही क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स इसे इनकरेक्ट आंसर करते हैं बिकॉज ये होते ही इसी वजह से हैं। ठीक है, तो आपको इसमें रीड करना है पहली बात तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि एग्जाम में कभी आपसे इनकरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन रीड करोगे, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उसमें से मार्क करोगे। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। एज यू नो, कभी कभी क्वेश्चन बहुत ईजी भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यू ऑलरेडी नो आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है, तो आप एक बार गो थ्रू करोगे चारों ऑप्शन में से, जो बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे, एक जो करेक्ट आंसर है वो आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इट वोंट टेक यू दैट मच टाइम। अब कोई आपसे यहाँ पे कहीं यूनिट भी पूछी जा सकती है, राइट, वो अगेन आपका विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। बट ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, आपका स्पीड ब्रेकर हो गया, यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। सो प्रीवियस वीडियोस में भी जो CUET की है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कोई क्वेश्चन हो सकता है विद इन फ्यू सेकंड्स हो जाए, कुछ क्वेश्चन में आपका 1 मिनट या 2 मिनट लगे, तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट्स के लिए ईजी भी हो सकता है जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। बट येस, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको एम्फेसाइज करना है, सो दैट आप इस तरीके के क्वेश्चन जो फर्दर जो और चैप्टर्स में पूछे गए हैं, यू आर एबल टू आंसर दैट प्रॉपरली एंड करेक्टली, आपके नॉलेज है वहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है, आइसोलेटेड स्फेयर है, उसकी कैपेसिटेंस गिवन है, आपको रेडियस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू 4πε0r। सो यू ऑलरेडी नो 1/4πε0 की वैल्यू पता होती है, तो डायरेक्टली पुट अप करोगे तो आपका रेडियस निकल जाएगा। मेक श्योर इस पिको फैरेड को आप कन्वर्ट कर रहे हो फैरेड में, दैट बेसिकली मीन्स 1 पिको में कितना, 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फैरेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 कैपेसिटर्स जो हैं सीरीज में कनेक्टेड है, तो कैसा आपका आंसर होगा, यू कैन जस्ट सॉल्व देम। Now we are talking about unit 2 over here, which is chapter 3, that is current electricity। तो यहाँ पे flow of electric charges कैसे होता है, electric resistance क्या होता है, VI characteristics क्या होता है, linear non linear बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें internal resistance कैसे निकालते हो आप, combination of cell and Kirchhoff and Wheatstone bridge as well। यहाँ पे जो most important है drift velocity, इन सब के relations आपको पता होने चाहिए। The relation between drift velocity and current, which is this over here। Ohm's law क्या होता है, combination of cell, Kirchhoff law and Wheatstone bridge। अब किरचॉफ सेकंड लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ किस पे वर्क करता है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में वर्क करता है। अगेन ये डायरेक्टली विद इन फ्यू सेकंड्स आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे रूम हीटर एंड बल्ब के बारे में आपको दे रखा है, आपको निकालना है what will be the power that is consumed by bulb and the heater such that the supply of heat is given to you as 220 volt over here। यहाँ पे मैंने सॉल्व सॉल्यूशंस का ऑलरेडी ऐड कर रखा है सो दैट आई डोंट टेक दैट मच टाइम आपको समझाने के लिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हीटर के बारे में गिवन है, बल्ब के बारे में, यानी कॉमन चीज़ें गिवन है। अगर सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, सो दैट बेसिकली मीन्स हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे करंट हमें गिवन नहीं है, हमें करंट निकालना है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला रिलेशन विच इज़ P इज इक्वल टू V²/R। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकती हूँ एंड देन आफ्टर दिस यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आप क्या कर लोगे, सीरीज में है तो आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे। I इज इक्वल टू I की वैल्यू आ गई यहाँ पे, देन आपने पावर इज इक्वल टू I² R में आपने रख दिया, तो दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। बट ये तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन देख रहे हो ना, तो ये 124 दैट मीन्स 124.8 आपको ऑलरेडी दो ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है एंड दिस ये आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन काइंड ऑफ सिमिलर है फॉर बल्ब, राइट। तो बेसिकली आपको अप्रॉक्सीमेट इसमें देखना है, कैलकुलेशन उतनी डिटेल में नहीं करनी है, आपको देखना है कि ओके वैल्यूज जो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो क्या वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली आ सकती है, करंट किसका ज़्यादा होगा, एंड सो दैट आपकी पावर जो है बल्ब की ज़्यादा आएगी या फिर जो हीटर है उसकी ज़्यादा आएगी। सो आप अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे कर सकते हो, डिटेल में उतना नहीं करना है बिकॉज टाइम वेस्ट आपका काफ़ी हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे ट्रिक्स बताई जाती हैं, सो यू आर एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली। दैट इज़ वाई बोल रहे हैं या तो आप कोई कोर्स ले लो या यूट्यूब में वीडियोज़ देखो, बिकॉज डिटेल तो मैंने आपको दिखा दिया, मर्सी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है जो कि आपके एग्जाम में टाइम सेव करेंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिट 3, सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये यहाँ पे सिलेबस है, इतना मैं इसे दोबारा रीड आउट नहीं कर रही बिकॉज आप इसे खुद गो थ्रू कर सकते हो, बट हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओवर हियर। तो लॉरेंस फोर्स यहाँ पे है, बायो-सेवर्ट लॉ, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर लूप की निकालोगे तो क्या वैल्यू आती है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल कंडीशन क्या होती है सर्कुलर कॉइल की, एम्पियर सर्किटल लॉ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी कैसे निकालते हो, कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। उसके अलावा मैग्नेटिज्म और मैटर की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा, डाई एंड फेरो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट,
डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एज वेल। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, सो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बार आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, बेसिकली आपको यहाँ पे वो दे रखी है, दैट इज अ फील्ड लाइंस गिवन टू यू, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। इसके अलावा देयर इज अ थिन कंडक्टिंग वायर जो आपको दे रखा है, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि कंडक्टर में क्या होगी, 0 होगी, कांस्टेंट होगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगी। तो ये तभी आपको पता चलेगा जब आपने डिटेल में पढ़ाई कर रखी है एंड यू नो द कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहाँ पे आपको दे रखा है फोर्स, आपको दे रखा है FA, FB, CD, डिफरेंट पोजीशंस में आपको दे रखा है, आपको निकालना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कोर्सिविटी आपको ऑलरेडी गिवन है, टू डीमैग्नेटाइज इट ऐसा क्या करंट फ्लो होना चाहिए थ्रू द सोलेनॉइड, इसको आपको सॉल्व करना है एंड अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं EMI एंड AC की। तो यहाँ पे आपको फराडे लॉ पता होना चाहिए, लेंस लॉ क्या होता है, एडी करंट्स कैसे होते हैं, फायदेमंद भी होते हैं, सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही होती हैं उसकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। AC जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर क्या होता है, LC ऑसिलेशन आपको सिर्फ क्वालिटेटिव पता होना चाहिए, एंड देन वी हैव पावर इन AC एज वेल। इसमें आपका EMI हो गया, फराडे लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एंड लेंस लॉ विच गिव्स यू द डायरेक्शन ओवर देयर। ऑल्टरनेटिंग करंट में RMS वैल्यू क्या होती है, अगैन फॉर्मूला शीट में दोबारा एम्फेसाइज करूँ, मैं स्टार्टिंग में आपको बता रखा था, दोबारा बोल रही हूँ कि फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लेना अगर अभी तक नहीं बनाई है। एवरेज पावर क्या होती है, वॉटलेस करंट क्या होता है, AC जनरेटर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, सी वर्किंग क्या होती है, एफिशिएंसी एंड एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं, इम्पीडेंस ऑफ LCR, CR, LR, LC ओवर हियर, एंड देन द रेजोनेंस कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, आपको निकालना है यहाँ पे इफेक्टिव इम्पीडेंस क्या होगा, दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ देम इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, नॉट द एप्लीकेशन, ठीक है, ये हाईलाइट हो गया, यहाँ पे नॉट पूछ रहा है आपसे। जनरली कभी कभी एप्लीकेशन पूछी जाती है, सो मेक श्योर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में सोच रहे हो वहाँ पे ओ गॉड ये तो मैंने क्वेश्चन रीड गलत कर दिया था एंड ऑल दैट। सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी गाइडेंस मिल रहा है, सो मेक श्योर आप सब फॉलो कर रहे हो एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इन अ सर्किट, यहाँ पे AC सर्किट में आपको RMS वैल्यू दे रखी है, पीक, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो गया राइट, तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब हम बात करें EM वेव्स में, जो कि आपको यहाँ पे वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, फ्रीक्वेंसी याद करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको वेवलेंथ के बारे में पूछ रखा है, आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो, C इज स्पीड ऑफ लाइट हियर, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, EM वेव्स एंड बेसिक कॉमन प्रॉपर्टी एंड उसके यूजेस आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन पूछ रखा है, E एंड B का यहाँ पे रिलेशन गिवन है, एंड देन ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे मैच द फॉलोइंग लिस्ट। अब आफ्टर चूजिंग दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट में से कौन सा कंबाइन करके आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं एंड विच टेक्स अ बिट ऑफ टाइम इज दिस मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग आप तभी क्वेश्चन कर पाओगे जब आपको पता है कि एक्सरे का क्या होता है राइट। अगर आप देखो, इसमें एक कहीं ना कहीं ट्रिक भी होती है, वो भी आपको बता दे रही हूँ मैं। पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डायरेक्टली एक्सरे की होती कितनी चाहिए, या फिर गामा रेस की, बेसिकली जो भी 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन केस एग्जाम में आप भूल चुके हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे कर सकते हो ना। अगर आप देखोगे इसमें ऑप्शन ए, अगर आप देखते हो तो ए में यहाँ पे ना, यहाँ पे सेकंड बोल रहा है, यहाँ पे थर्ड बोल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे फोर्थ। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे एक्सरे के बारे में पता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ओके हियर इट इज आस्किंग फ्रीक्वेंसी ना, ओके सॉरी, यहाँ पे आपसे हर्ट्ज लिखा है तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पता है, तो अगर आपको सिर्फ एक्सरे की भी पता है, तो आप आंसर करेक्टली आंसर कर सकते हैं, बिकॉज सारे ऑप्शन डिफरेंट है। बट कभी कभी हो सकता है कि वो क्या कर दें, यहाँ पे ऑप्शन सेम कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पढ़ रखा है माइक्रोवेव के बारे में, तो माइक्रोवेव का अगर मैं देखूंगी तो ऑप्शन पहला वाला और लास्ट वाला थर्ड ऑप्शन बोल रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है राइट। तो कभी आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, नॉट एग्जैक्टली तुक्का, बट हाँ आप एलिमिनेट करो, जस्ट बिकॉज आप कोई चीज़ भूल चुके हो, आप यहाँ पे एलिमिनेट करना चाह रहे हो कि कौन से ऑप्शन फॉर श्योर नहीं होंगे एंड कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, उसके हिसाब से आप ना आंसर मार्क कर सकते हो वहाँ पे। अब ये ट्रिक क्या होती है, हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगी। जब आपको कोई 1-2 चीज़ों की नॉलेज होगी एटलीस्ट, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो, बट रैंडमली आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्टिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे नॉर्मली ये बोर्ड्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग रहता है बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डायग्राम फॉर्म करना, बट यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। सो फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज जब उसे कॉन्टैक्ट में आप ले लोगे, उसके अलावा यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सर्फेस के लिए, उसके बाद है था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, देन आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इसका फॉर्मूला अगैन याद करके जाना, ये आपका प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। स्कैटरिंग कैसे होती है, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन एक बार ध्यान से देख लेना।
वे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, क्या उसकी कंडीशन होती है, उसमें भी अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है, क्या तीनों ही है या फिर क्या करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन नहीं है तो आपको बाय फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या इंक्रीज करके क्या डिक्रीज करके क्या चेंजेस होते हैं, दिस यू शुड नो। डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन अगेन इंपॉर्टेंट है। सो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है, तो ये कंडीशंस है आपकी, ठीक है। तो क्या होता है, रेयर टू डेंसर होता है, डेंसर टू रेयर होता है। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। ऑल्सो आपको पता नहीं है कि रेयर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, डेंसर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर इन डिटेल में आप इसे पढ़ाई कर रहे हो। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पे दे रखा है आपको, एंड आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अज्यूमिंग एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इज दिस मच, यू नीड टू फाइंड द एंगुलर size of the image over here, again very important. नेक्स्ट है यंग्स डबल स्लिट के बारे में आपसे पूछ रखा है, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ई, सो दैट जो फर्स्ट मैक्सिमम है वो एंगल आना चाहिए आपका डिफ्रैक्शन π/3 में। फिर नेक्स्ट है हमारे यूनिट 7, 8 एंड 9। सो यहाँ पे डुअल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, हर्ड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या उनके मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे, क्या ऑब्जर्व उन्होंने किया, क्या कंक्लूड किया, ये सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एंड देन एटम्स एंड न्यूक्लियर की अगर हम बात करते हैं तो रदरफोर्ड मॉडल क्या था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो यही हो गया कि एनर्जी बैंड क्या होती है, IV कैरेक्टर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डिवाइसेस में, इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा याद करोगे तो जब क्वेश्चन भी आएंगे आपके लिए आसान हो जाएगा उसे आंसर करना। सो यहाँ पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, सो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड लॉज आपको पता होने चाहिए, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए डेफिनेटली आपको, बिकॉज ये पहली बात तो नॉर्मली पढ़ने में ही कंफ्यूजिंग रहती है, बट जब आपको ऑप्शन में दे देगा वहाँ पे वो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए कि देखना कि कौन सा ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। सो मेक श्योर आप इसे अच्छे से कर रहे हो। हर्ड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, अगेन कंक्लूजन क्या थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, क्या क्या कंक्लूड किया, सब पता होना चाहिए आपको। ये चैप्टर भले ही थियोरटिकल है तो आपको आसान लग सकता है, बट अगर आपने पूरा फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स का जो भी लिंक्ड है, डुअल नेचर जो है ये भी थियोरटिकल है, एटम और न्यूक्लियर वो भी थियोरटिकल है, तो अगर आपने दोनों चैप्टर्स कर लिए तो उसके बाद अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बट ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग है। काइंड ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, 2-3 टॉपिक्स को लिंक कर देते हैं एंड उन्हें सारे स्टेटमेंट सही लगते हैं, बिकॉज आपको सही स्टेटमेंट ही देगा एग्जाम में। इट इज़ जस्ट लाइक हर्ड एंड लेनार्ड ने क्या प्रूव किया था ये आपको पता होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक में एक्जैक्टली क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, सो दैट उस हिसाब से अपना आप आंसर वहाँ पे एग्जाम में कर रहे हो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, वेरिफिकेशन लॉस क्या है, ग्राफ्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राफ्स भी हैं, ग्राफ्स भी अच्छे से देख लेना। ऑप्शन वो देख सकता है कि इनमें से ग्राफ कौन सा करेक्ट है, क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ, आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT के ग्राफ डायग्राम एक बार गो थ्रू कर लेना, उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं NCERT के। फिजिक्स की मैं स्पेशली यहाँ पे बात कर रही हूँ, फिजिक्स की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, बट एक्सरसाइज में एट टाइम्स डिफिकल्ट क्वेश्चन भी गिवन है, सो दैट इज़ वाई आपको NCERT में क्या करना है, सो आपको NCERT में डायग्राम एंड ग्राफ, ओके 3 चीज़ें करनी है आपको, डायग्राम, ग्राफ एंड एग्जाम्पल्स। सो ये 3 चीज़ें आपको करनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें करके जाना, तो बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को गो थ्रू करते हो। NCERT समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़ तो आप हेल्प ले सकते हो अपनी रेफरेंस बुक का, या फिर कोई यूट्यूब में वीडियो डाल दो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है। अब हम बात करते हैं एटम्स की, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, बोहर्स मॉडल क्या होता है, रेडियस कैसे निकालते हो आप, वेलोसिटी कैसे निकालते हो, एनर्जी एंड हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है एंड कैसे आप उसे डिफाइन करते हो। न्यूक्लियाई में आपका हो गया मास एनर्जी रिलेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देन मास इफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, देन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन क्या होता है, रिएक्टर क्या होता है, और रेडियो एक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद इन तीनों यूनिट के कंबाइन हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर क्या होता है, P और N टाइप का डिफरेंस क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में पढ़ोगे, याद करोगे, आपके लिए आसान रहेगा, एग्जाम्पल्स भी इसे पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट है PN डायोड, VI कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में, एंड देन डायोड दैट कैन बी यूज एज हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर।
यहाँ पे क्वेश्चन है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन गिवन है आपको, एन अल्फा पार्टिकल, सेम एनर्जी आपको गिवन है। डी ब्रॉगली का, अब आपको क्या पता होना चाहिए, एनर्जी और लैम्डा दैट इज वेवलेंथ का रिलेशन पता होना चाहिए। उसके हिसाब से अब चेंज इनमें क्या होगा, एनर्जी तो सेम है तो मास का चेंज होता है, तो उसके हिसाब से इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, वो आपको करना है। अब इसमें आपको सॉल्व कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी रिलीज इन अ फ्यूजन प्रोसेस ऑफ द टू लाइटर न्यूक्लियाई, तो इसका आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, एनर्जी रिलीज का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको यहाँ पे लिखना है। एनर्जी डायग्राम आपको दे रखा है, देन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लैम्डा ए बड़ा होगा, बी, सी और डी। नेक्स्ट है विच इज नॉट दी करेक्ट ओवर हियर, तो इसमें आपको सारे ऑप्शन रीड करने हैं, तो बेसिकली आपके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक ऑप्शन आपका नहीं करेक्ट होगा, दैट विल बी योर आंसर हियर। अब आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, मैंने आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत गाइडेंस दे दिया है ऑलरेडी कैसे आपको करना चाहिए, बट फर्स्ट थिंग इज आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए अपना एग्जाम का सिलेबस एंड CUET के सिलेबस को आपको गो थ्रू करना चाहिए। कोई भी 11th के टॉपिक्स अगर आपके बचे हुए हैं बेसिकली दैट इज़ जो आपने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसको आपको इन डिटेल में देखना है सो दैट आप उसकी पढ़ाई अच्छे से कर सको। 11th में इसके टॉपिक्स हो गए, वेक्टर क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, डायमेंशंस कैसे निकालते हो, इसे एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके अलावा 12th की जो NCERT टॉपिक्स हैं वो सारे ही उसी पे बेस्ड हैं, तो उन्हें अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन NCERT, तो NCERT आपको अच्छे से पढ़नी है। NCERT में आपको डायग्राम अच्छे से पढ़ने हैं, आपको देखना है कि ग्राफ कोई गिवन है, और आपको जो भी इसमें बीच बीच में कोई बॉक्सेस वगैरह फिल होते हैं तो वो एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस देख सकते हो, अपनी जो भी रेफरेंस है आपके पास वो देख सकते हो। एज सच अभी आपके पास टाइम नहीं, कोई नई रेफरेंस आप लो, या फिर आप उसे यूट्यूब में पढ़ सकते हो, तो 2 ही आपके पास चीज़ें हैं, उससे कर लेना। एंड देन सॉल्व NCERT एग्जाम्पल्स एज वेल, बैक एक्सरसाइज, ठीक है। अब बैक एक्सरसाइज के लिए आई वोंट से दैट मच, बट हाँ आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ऑलरेडी अपने सारे ग्राफ डायग्राम वगैरह सब गो थ्रू कर चुके हो, आपके पास टाइम है, तो बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर सकते हो, बट बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, तो अगर आप सॉल्व देखोगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड फॉर्मूला मास्टरी। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर पाओगे। एंड फॉर्मूला आपको सारे ही याद होनी चाहिए, दैट इज़ वाई मैंने बोला था फॉर्मूला शीट रेडी होनी चाहिए। अभी भी नहीं है तो रेडी कर लो फॉर्मूला शीट। ऑल यू नीड टू डू इज जो भी आपने पढ़ रखा है उसका टॉपिक लिखो एंड फॉर्मूला, टॉपिक लिखो एंड फॉर्मूला, बिकॉज डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या फिर पूछेगा कि इनमें से फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है, एंड फॉर्मूला के बेसिस में कभी कभी ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। सो या रिवाइज ऑल योर फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखे, फॉर्मूला शीट बनाओ, अभी भी नहीं बनाई तो बना लो, नेट से डाउनलोड कर लो, बिकॉज वही आपकी क्विक रिविजन में काम आने वाली है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस PYQs एंड मॉक टेस्ट। अब PYQs आपको देखने हैं, एनालाइज करने हैं, सो दैट आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिकॉज ये आपका पेन और पेपर टेस्ट नहीं है कि आप इसे रिटन फॉर्मेट में दोगे एंड कर लोगे आपका मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें आपका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस हिसाब से अपना माउस यूज़ कर रहे हो, एंड अगर टाइम बचा है कुछ आपने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं तो आपको कैसे आंसर करने हैं। बुक मार्क का ऑप्शन होता है, वो आपको सब चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप ऑलरेडी एक बार कंप्यूटर में टेस्ट दे चुके होगे। फ़ोन में आप दे सकते हो इनिशियली, बट या 1-2 बार आपको एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार आपको अपना कंप्यूटर में देना ही देना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे कंप्यूटर का और मोबाइल का इंटरफेस क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। मोबाइल टच स्क्रीन करते हो राइट, बट उसमें कंप्यूटर में आपको माउस से यूज़ करना पड़ता है, एंड उसमें आपको बुक मार्क वगैरह का सिंबल मिलता है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप कंप्यूटर में एक्चुअल में दोगे। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप कोई भी नियर बाय स्टोर में जा सकते हो, वहाँ पे वो पर आवर के बेसिस में दे विल बी चार्जिंग यू सम अमाउंट, तो वो आप कर सकते हो। बट उससे पहले आपको सारी चीज़ें करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने, नॉर्मली क्वेश्चन की लॉट्स ऑफ ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, बुक से प्रैक्टिस करनी है, सो दैट जब आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए तब आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अब 2 से 3 मॉक टेस्ट मैं एटलीस्ट बोल रही हूँ राइट, एटलीस्ट फॉर पर सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट ये ना समझे कि हमने 3 सब्जेक्ट चूज़ कर रखे हैं एंड 3 टोटल टेस्ट दे देंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं ऑनलाइन फॉर पर सब्जेक्ट ओवर देयर, एंड इट कैन बी मोर। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा अपना स्पीड पे फोकस करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट में भी, तो आप क्या कर सकते हो, आप इससे ज़्यादा दे सकते हो, 5-10। देयर इज़ नो लिमिट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना चाहते हो। येस, सो मॉक एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपने मॉक्स दे चुके हो तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड अच्छे मार्क्स आ गए, रहने देते हैं। अगर आपके मार्क्स गंदे आए हैं आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि मार्क्स कम आ चुके हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपके मार्क्स अच्छे भी आए हैं तो आपको कुछ तो इनकरेक्ट होगा ना उसमें,
उस पर फोकस करना है। अब जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन रहा होगा जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगा होगा, भले आपको आता था बट टाइम ज़्यादा लगा, तो उसमें आपको क्या करना है, उसे इम्प्रूव करना है अपना, सो दैट वो चीज़ें आपकी रिपीट ना हो। ओके, मॉक एनालिसिस के बाद अगर रिपीटेड मॉक के बाद आप देख रहे हो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो क्या करोगे, उसका रिलेटेड डिटेल में वीडियो देख लो, नोट्स बनाओ, उसके जो ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं उसमें एक बार गो थ्रू करो कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। बिकॉज पढ़ाई तो आप कहीं से भी कर लोगे बट खुद का एनालिसिस आप खुद ही कर पाओगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, एंड बहुत कम टाइम बचा है, तो मेक श्योर आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। सो नेक्स्ट है यहाँ पे वर्क ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको वर्क करना है, कुछ वैल्यूज डायरेक्टली आपको गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² है, तो 1/4πε0 जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, आपको नोन होती है, दैट इज 9 × 10⁹ तो आपको ऑलरेडी पता है। वैल्यू पुटिंग में करने में आपको देखना है कि यूनिट सारी ऐसा यूनिट में कन्वर्टेड है या नहीं है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है सो दैट आप वहाँ पे करेक्टली आंसर करो। एंड ऑल्सो ऐसा यूनिट में कन्वर्टेड है, उसके बाद आप अपनी जो कैलकुलेशन है वो जल्दी कर रहे हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैलकुलेशन एंड एक्यूरेसी। अब हो सकता है कि आप ऐसा करो कि बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर रहे हो बट आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा ना, आपको आंसर करेक्ट भी चाहिए एंड कम टाइम में भी चाहिए। तो दोनों चीज़ तभी होंगी जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। नाउ टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्ट स्टडी। सो टाइम मैनेज आपको करना है, सो इसीलिए आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, सो आप देख सको टाइम मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सो मैक्सिमम आपको 1 मिनट स्पेंड करना है एक क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको लग रहा है बस आ गया आंसर, बस आ गया, आपने 5 मिनट उसी क्वेश्चन में कर दिए हैं। आपको सारे ही क्वेश्चन अपने करने हैं। सो मेक श्योर आप अपना टाइम अच्छे से उसे यूटिलाइज करो, तभी ये हो पाएगा जब आप देखोगे कि एक्चुअल में मॉक आप कैसे दे रहे हो, कहाँ पे आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, कहाँ पे आप टाइम कम लगा रहे हो, स्मार्ट स्टडी आप कर रहे हो, सो दैट आपको लग रहा है ओके इसका शॉर्टर ट्रिक ये हो सकता है, ओके इसका शॉर्टर ट्रिक ये हो सकता है। तो ये आप करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा टू डू ऑल दोज क्वेश्चन, एंड आपका जो एक्यूरेसी है, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें अच्छे से होंगी जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एज वेल। ऑफलाइन तो आप इनिशियली अभी से कर ही रहे होगे बट एक बार ऑनलाइन भी दे सकते हो। सो नेक्स्ट है रेगुलर रिविजन एंड सेल्फ असेसमेंट। सो रेगुलरली रिविजन आपको करना है, जो टॉपिक आप कर चुके हो, जहाँ पे भी आप देख रहे हो कि आप अच्छे से नहीं कर पाए हो, उसे दोबारा देख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंप्रूव करेगा। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, लाइक आई टोल्ड यू, मॉक एनालिसिस करो, आपको ऑलरेडी पता है आपके मार्क्स जिस हिसाब से आ रहे हैं, आपको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, वीक टॉपिक्स कौन से हैं, राइट। सो वीक टॉपिक में फोकस करो सो दैट आपके मार्क्स वहाँ पे कटे नहीं, उसकी कुछ ना कुछ ट्रिक बना दो सो दैट आपको कहीं ना कहीं टॉपिक याद रहे। खुद की ट्रिक बनाओगे तो याद रहेगा, दूसरे की ट्रिक याद करने की कोशिश करोगे अगर वो आपको समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं अगर आप उस इंसान से जिसने वो ट्रिक बना रखी है उससे बॉन्ड कर रहे हो तो ठीक है, समझ में आएगा। बट अगर ज़बरदस्ती किसी की ट्रिक याद करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल याद नहीं हो पाता है। सो क्या कर सकते हो, खुद से ही कोई ट्रिक कोई भी रैंडम वर्ड से बना सकते हो। नाउ स्टे कंसिस्टेंट। सो ऐसा नहीं करना है कि आपको आज आपने 10 घंटे पढ़ाई की, आप इतने थक चुके हो अगले दिन कि आप सोच रहे हो कि एक दिन की छुट्टी हो गई। सो टाइम इतना बचा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे करो कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। सो कंसिस्टेंट आपको रहना है, 10 से 12 घंटे आपको एटलीस्ट पढ़ना है। सो मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आप किस कॉलेज में जाओगे CUET के स्कोर के बेसिस में। तो मेक श्योर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो अपने वीक एरिया, विच विल बी डन जब आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको पता चल जाएगा वीक एरियाज़ क्या है, कैसे इंप्रूव करने हैं, एंड डेली आपको मॉक टेस्ट देने हैं, टारगेट अपने सेट करने हैं, सो दैट आपका इंप्रूव जो हो सके स्कोर, एंड देन डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग वेल एज वेल। सो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। इन केस अगर आपका कोई डाउट है, कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हो, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, विल श्योरली आंसर दैट। इफ यू वांट एनी सच वीडियो, you can comment down below, and I'll see you in the next video. Bye bye everyone, all the best for your exams.